As discussed yesterday, today we are going to discuss one or two theorems जो conceptual parts हैं वो, फिर उसके बाद हम लोग एक आध प्रॉब्लम्स करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज का जो सबसे पहला थ्योरम है वो है, उसका नाम है यूनिकनेस थ्योरम। देखिए ये यूनिकनेस थ्योरम ऑलमोस्ट एक ओबियस काइंड का थ्योरम है, मतलब जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, लेकिन हम लोग इसको फिर भी इसका एक हल्का फुल्का प्रूफ देखेंगे हम लोग, और इसका कंप्लीट जो इम्प्लीकेशन होता है कि व्हाट इट मींस उसकी हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट। तो यूनिकनेस तो आप जानते हैं, कोई चीज यूनिक है मतलब इसका मतलब होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यूनिकनेस का मतलब वही होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टर्स सरफेस। तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना होगा, दिस यूनिकनेस थ्योरम इज, it is regarding it is regarding the distribution, it is regarding the distribution of external charges, whatever we give external charges on a conductor's on a conductor's surface in electrostatic condition। तो आपको मालूम होगा कि ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो थ्योरम है वो इट इज ओनली अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन बाय वन हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। फिलहाल एक फिगर को देखते हैं। जैसे ये आप देखिए, बड़ा सा मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है। तो इसको मैं लिख दूं कि ये एक मैंने कंडक्टर ड्रॉ किया है, और वो किसी इरेगुलर शेप का है, मतलब वो स्फेरिकल या इसको टेढ़ा मेढ़ा भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के मैंने एक पर्टिकुलर शेप का ड्रॉ कर दिया है, बट दैट इज नॉट रेगुलर। रेगुलर से मतलब होता है कि हर जगह कर्वेचर सेम हो। कर्वेचर आप मालूम है ना, कर्वेचर क्या होता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है इट इज ए क्वांटिटी विच इज द इनवर्स ऑफ द रेडियस, उसी को बोलते हैं कर्वेचर। तो जैसे कि कोई फ्लैट सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है, तो उसका कर्वेचर जीरो होता है, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसका डिफरेंट पोजीशंस पे, डिफरेंट लोकेशंस पे कर्वेचर डिफरेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के दो पोर्शन को सिलेक्ट किया है। लेट अस सेलेक्ट दिस सरफेस। यहाँ पे छोटा सा पोर्शन लिया है, और वहाँ पे सपोज करो कि सबसे पहले तो इसको हमने एक कोई चार्ज दे दिया, बाहर से एक्सटर्नल चार्ज दे दिया। तो हम जानते हैं कि दैट एक्सटर्नल चार्ज विल रिजाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस। अब ये पूरे सरफेस पे मैं ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ, पूरे सरफेस पे मैं ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ। हाँ, दो जगह मैं जरूर ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज है जो बाहर से दिया जा रहा है, that will reside on the outermost layer of the conductor। ओके। और उसमें हम लोग दो पॉइंट्स को कंसीडर करने जा रहे हैं। सपोज कि एक पॉइंट ये है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ P1 है, और दूसरा पॉइंट ये लिख दे रहा हूँ जिसका नाम P2 है। ओके। तो जैसा कि मैंने कहा कि इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, तो वहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना कंडक्टर के ऊपर, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर यही एक स्फीयर लिया जाए, जैसे मान लो कि ये स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको कोई चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी दिया जाए,
तो this charge will remain uniformly distributed on the whole outer surface of the conductor because there is a symmetry and that is called spherical symmetry. Okay, तो चार्ज का अपना जो प्रॉपर्टी है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अपने आप हो जाएगा, ये नहीं है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है जिसको कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओबे करता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो आप सब लोग जानते हैं, कई दिनों से हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि the the inherent property which the charge distribution follows, that the that को ठीक से लिखना पड़ेगा, just a minute, that फिर से वैसे the charge distribution follows, या obey लिखेंगे उसको, follows और obeys लिखेंगे। उसमें सबसे पहला तो ये है कि E inside the surface must be zero। दूसरा प्रॉपर्टी कि होल सरफेस जिसमें आउटर एंड इनर पॉइंट्स दोनों आते हैं, आउटर एंड इनर पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं। ये होल सरफेस के बदले में मैं लिख रहा हूं होल बॉडी, और किसका बॉडी? ऑफ द कंडक्टर। होल बॉडी, आउटर एंड इनर पॉइंट्स मस्ट बी एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें और उसको हम एक एक्सटर्नल चार्ज क्यू प्रोवाइड करें तो वो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चार्ज की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई कि जहां भी कंडक्टर पे आप उसको लोड करेंगे तो वहां पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये उसका रूल नहीं है कि वो इसको फॉलो करेगा। वो किस रूल को फॉलो करेगा? वो इस रूल को फॉलो करेगा कि वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंडक्टर के अंदर के हर एक पॉइंट पे कहीं भी ई जो है ना वो जीरो होना चाहिए। दूसरा रूल जो वो फॉलो करेगा वो ये है कि ये कंडक्टर का जो पूरा का पूरा बॉडी है इट मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल। तो इन दोनों रूल को फॉलो करेगा, और उसका ये मतलब एक आउटकम यहाँ पे ये होता है कि जब ये रेगुलरली शेप्ड बॉडी है, यानी कि एक सिमेट्रिक बॉडी है, स्फेरिकल शेल हो या स्फेयर हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो, सॉलिड, कहीं भी अगर आप इन दोनों में से कहीं भी आप चार्ज देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों रूल को फॉलो करने के लिए वहां पे उसको सिमेट्रिकली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की जरूरत पड़ेगी। ओके फाइन। तो लेकिन वो रूल कौन सा फॉलो कर रहा है ये आपको जानने की जरूरत है। ये दोनों रूल्स फॉलो कर रहा है वो। तो जैसे अब इरेगुलर शेप का बॉडी है तो वहां पे भी वो यही दोनों रूल फॉलो करेगा कि पोटेंशियल सब जगह बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होना चाहिए। तो उस रूल को, उन रूल्स को फॉलो करने के लिए चार्ज को इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि शेप जो है वो इरेगुलर है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स सिलेक्ट किया, P1 एंड P2, और इन दोनों के ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने माना कि σ1 है, यहाँ पे σ2 है। इस यहाँ पे एक इमेजिन करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करते हैं। तो हम तो जानते हैं कि ये कंडक्टर बॉडी है तो हर जगह जो उसका पोटेंशियल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर इस स्फेयर को मैं स्कूप करके यहाँ पे बना दूं, इमेजिन करके कि वो स्फेयर मैंने यहाँ पे बना दिया, फिर ये जो बड़ा वाला स्फेयर है उसको भी वहां से स्कूप आउट, जैसे आइसक्रीम
हम स्पून से आइसक्रीम निकालते हैं ऐसे, तो वहां पे कैसे होल बन जाता है, तो उसी तरीके से होल बनाते हुए वो मैंने यहाँ पे इमेजिन किया कि वो पिक्चर यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये दोनों स्फेयर हैं, छोटे 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 दोनों स्फेयर हैं, उसमें भी एक बड़ा है एक छोटा है। और ये जो पूरा स्फेयर कंडक्टिंग मटेरियल है, ये सिंपली किस तरीके से बिहेव कर रहा है उन दोनों के बीच में, कि एक वायर है जिससे हमने कनेक्ट किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली देन इन दैट केस ये दोनों को देने, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे तो पूरा का पूरा बॉडी है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, हम यहाँ जानना क्या चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वहां के कर्वेचर में रिलेशन क्या है। तो मैं वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख देता हूँ, या जो हम लिखते हैं उसको कि हमारा टास्क क्या है। टास्क यहाँ पे ये है कि रिलेशन बिटवीन चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी एंड कर्वेचर, ये निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आइए अब एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा हमने स्कूप आउट कर दिया है, तो ये स्फेयर का पार्ट है। तो इन दैट केस इसके ऊपर तो पूरा वही सिग्मा माना जाएगा जब ये स्फेयर वहां से आउट हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा Q1, वो कितना होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1। और यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा Q2, वो कितना होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2। कहने का मतलब कि अगर ये दोनों पॉइंट्स किसी स्फेयर के पॉइंट्स होते, जैसे ये पॉइंट P1 यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, ये पॉइंट P2 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो भी अगर हम उनको स्फेयर के, अगर हम इस P1 को समझें कि इस स्फेयर का पार्ट है, जिसका कि पोटेंशियल, जिसका कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 है, और ये पॉइंट P2 जो है वो इस स्फेयर का पार्ट है जिसके ऊपर सिग्मा 2 डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भी मतलब इट्स इक्विवेलेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन पॉइंट्स P1 एंड P2 का पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, उनको हम मतलब जस्ट एक लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं, वहां से मान ले रहे हैं कि ये स्कूप करके हटा दिया गया। ओके, अब इस चार्ज की वजह से आप देखिए कि इस स्फेयर का जो पोटेंशियल है V1 वो कितना होगा। किसी सरफेस किसी स्फेयर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ1 डिवाइडेड बाई R1। इसका पोटेंशियल कितना होगा V2, दैट विल बी KQ2 डिवाइडेड बाई R2। ओके, तो हम जानते हैं कि अल्टीमेटली वो दोनों जो स्फेयर हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो मतलब उनके पोटेंशियल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल बराबर, इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो दैट मीन्स कि यहाँ पे V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें, यहाँ पे V1 एंड V2 को इक्वेट करें और Q1 एंड Q2 का वैल्यू पुट करके इक्वेट करें, तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए K/R1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 इज इक्वल टू K/R2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा 2। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ का कर्वेचर R1 है, यहाँ कर्वेचर जो है 1/R1 बोलते हैं। कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। हम यहाँ का रेडियस बोलने जा रहे हैं, यहाँ का रेडियस R1 है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इस पॉइंट के ऊपर सिग्मा 1 है, यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 2 है, और उस पॉइंट पे जो रेडियस है वो R2 है। तो इसमें रिलेशनशिप क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये सब जो भी कैंसिल होने वाला है, अगर आप उनको कैंसिल करते जाएं, के कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, यहाँ एक R1 है ऊपर R1, तो सिंपल रिलेशन बन के आ रहा है, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2।
दिस इज द रिलेशनशिप। ओके, अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, यूनिकनेस थ्योरम क्या है, इसका नाम क्यों है? क्योंकि आप देखिए कि 2 पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि 2 इनहेरेंट लॉज आर देयर, जिसको कि वो फुलफिल करेगा। ई इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, the whole body of the conductor should be at the same potential। ये 2 inherent properties है कंडक्टर का in electrostatic situation, तो उसको वो फॉलो करेगा। तो टू फॉलो these rules, follow these 2 rules, जो इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक वो हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, वो नेचर डिसाइड कर रहा है, वो उस बॉडी के शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्टेंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कर्वेचर के बीच में जो रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं, तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। सिग्मा 1r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2r2। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और पहले तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन हम लोग जो टेकअप करने वाले हैं वो क्या क्वेश्चन है। ओके, तो दो स्फीयर हैं। ओके, तो दो स्फीयर मैं ड्रॉ करता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा सा और एक वहीं पे बड़ा सा स्फीयर मैंने ड्रॉ किया। दोनों को थोड़ा हटा के ड्रॉ किया, दूर है डिस्टेंस उनका। ओके, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस दिया हुआ है r है, और इस बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है कि ये 2r है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि दोनों रेडियस के अलग अलग हैं। क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है समझने के लिए। टू आइसोलेटेड metallic solid spheres of radii r and 2r, है ना, are charged such that are charged, और उसके बाद such that, तो किस तरीके से चार्ज किया गया है वह अभी आगे बताया जाएगा। such that both of these have same charge density, both of them have same charge density। ओके, तो अब सेम चार्ज डेंसिटी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, दे आर फार अवे। इतने से भी काम चल जाएगा, मतलब उनके फार अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। if now if now they are connected by a wire, और यहाँ वायर बोला जा रहा है, तो वायर इज ऑलवेज कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक का वायर नहीं ले रहे हैं। बाय लिख ही देते हैं इसको, बाय ए कंडक्टिंग वायर। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ भी आपको वायर लिखा मिलेगा ना, या इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो दैट सिंपली मीन्स कि वो कंडक्टिंग है, उसमें
करंट फ्लो होगा कंडक्टिंग वायर। फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द लार्जर स्फीयर। ओके, कोनो दोनों में से कोई भी लिख सकते थे हम लोग, स्मॉलर का निकाला या दोनों का निकाल सकते हैं। एक निकालने का मतलब है हम दोनों का निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट एक निकालना ही मतलब हो गया कि दोनों का आंसर निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए सिचुएशन आपको बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन को एज इट इज जहाँ पे है वहां से नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन को भी ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका आपके दिमाग में इमीडिएटली वो चलने लगे, है ना, सॉल्यूशन चलने लगे। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या है, सबसे पहले ये है कि उनके चार्ज डेंसिटीज सेम है, इनिशियली दे आर सेम, दे आर हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी। चार्ज सेम नहीं है, याद रखिए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि ये जो यहाँ पे चार्ज है Q1 है, तो वो Q1 कितना होगा, वो होगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज Q2 होगा इस वाले पे, वो कितना होगा, सिग्मा इंटू, अब ये कितना होगा, 16 पाई r स्क्वायर। कैसे 16 पाई r स्क्वायर हो जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि इसका रेडियस तो 2r है भाई। तो यहाँ पे जो मैंने ये 4 पाई r स्क्वायर लिखा है वो तो इसका सरफेस लिखा है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ भी 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब उसका रेडियस का स्क्वायर करेंगे ना 2r स्क्वायर, तो वो 4r स्क्वायर होगा। तो इसलिए 4 इंटू 4 मिलके 16 पाई r स्क्वायर हो गया। तो चार्ज दोनों के ऊपर अलग अलग है, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके लिख लिया। एक चीज और यहाँ पे लिखना है, क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर। आइसोलेटेड वर्ड जहां भी लिखा होता है ना क्वेश्चन में, तो आप जरूर, आपको ये हिंट्स मिलना चाहिए कि जरूर यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसी आइसोलेटेड वर्ड को यूज करते हुए इसका मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ Q1 प्लस Q2, मतलब दोनों का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 20 सिग्मा पाई r स्क्वायर। मतलब दोनों का सम मैंने लिख दिया जो इनिशियली इतना है, क्योंकि आगे मुझे वो अप्लाई करना ही करना है, चार्ज कंजर्वेशन मुझे अप्लाई करना ही करना है। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट। गला सूख जाता है, ऑलराइट। तो अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर। अब अगले स्टेप के ऊपर आते हैं कि इफ नाउ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, तो जैसे कि मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी। तो अब जो चार्ज डेंसिटी वहां पे होगी वो ऑफ कोर्स डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्या रूल फॉलो करने वाला है, पोटेंशियल दोनों का सेम होने वाला है। ये फार अवे जो लिखा हुआ था उसका मतलब क्या हुआ कि दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, उसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम लोग समझ लेंगे। फार अवे रखने का मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब उन दोनों का कोई आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दे आर नॉट अप्लाइंग फोर्सेज ऑन ईच अदर। क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें चार्ज सेपरेशन, उनका जो चार्ज इंडक्शन होने लगता है वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे। उस फार अवे का मतलब यही है। फाइन। तो अब हम लोग लगाते हैं, कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि बाद में मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम कि इसके ऊपर जो चार्ज है दूसरे, दोनों को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, वाई टू कंजूसी क्यों किया जाए, दोनों को एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ और थोड़ा नज़दीक नज़दीक करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि दोनों दूर दूर ही है, इनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे चार्ज मैं मान लेता हूँ कि Q1 स्मॉल Q1 है और यहाँ पे स्मॉल Q2 है बाद में। ओके,
तो अब देखिए कि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा। इसका पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 डिवाइडेड बाई आर। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा के Q2 डिवाइडेड बाई 2R। ओके, अच्छा देखिए दोनों जगह मैंने वी लिख दिया है, तो उसको चेंज कर लेते हैं, बाद में बराबर लिखते हैं। इसको V1 लिखते हैं, इसको V2 लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों को बराबर होना है क्योंकि दे आर कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस दे आर कनेक्टेड, यहाँ पे लिखूंगा मैं, सिंस दे आर connected, since they are connected, their potential is same, their potential is same। यही थ्योरम ये फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वेट कर देते हैं के Q1 डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू के Q2 बाई 2R। यहाँ पे 2R क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसका रेडियस सेम है, हम सरफेस की बात कर रहे हैं। इसके सरफेस का पोटेंशियल या इसके अंदर कहीं भी कोई पोटेंशियल लेंगे तो आपको मालूम है कि जो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही उसके अंदर होता है। ये तो कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है वो सेल की तरह बिहेव करता है। ये कोई नॉन कंडक्टिंग नहीं है कि उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो अब ये इक्वेट जो हमने किया है इससे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 should also be equal to Q1 plus Q2 should be equal to how much? वही चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम था तो चार्ज मस्ट बी कंजर्व। तो उन दोनों का वैल्यू भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो वो प्रिंसिपल हमने लगाया यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने लिख लिया था शुरू में कि Q1 प्लस Q2। तो कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 जितना होना चाहिए, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि इनको बाहर से कुछ चार्ज वगैरह दिया नहीं गया था, इनको सिर्फ कनेक्ट किया गया था। तो ऑब्वियसली जिस वायर से कनेक्ट किया गया था, कनेक्ट होने से पहले वो भी न्यूट्रल था, मतलब उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर थे। उसने सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड किया है यहाँ से उधर, इधर से उधर चार्ज को मूव करने के लिए। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे है, कुछ इक्वेशन है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे, और ये अब इक्वेशन नंबर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। Q1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ Q2 बाई 2, यहाँ पे लिख देता हूँ Q2 दैट इज इक्वल टू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये रहा आपका। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो गया, 3Q2/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद अब अगर हम देखें तो इससे हमारा सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था कि फाइंड न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द लार्जर स्फीयर। तो लार्जर स्फीयर के ऊपर अभी बाद में कितना चार्ज हुआ है ये हम लोगों ने निकाल दिया, आप देख सकते हैं। वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ Q2। Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, मैं लिखता हूं इसको, ये देखिए 40 सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ओके, दिस इज Q2 का वैल्यू निकल गया। तो अब उस सिग्मा 2 डैश जो कि निकालना था हमें, मतलब बाद में वहां पे चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, वो कैसे निकलेगा आप जानते हैं। इसका स्फेयर का सरफेस तो चेंज नहीं हुआ है, जितना सरफेस था उतना ही है। तो इसको, ये जो भी चार्ज उसके ऊपर आया हुआ है टोटल, उसको मैं उसके सरफेस से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 पाई
और वो उसका एरिया वही, मतलब आप देखिए 4r²। मैंने ये उसका सरफेस एरिया लिखना था तो 4 पाई इंटू उसका रेडियस का स्क्वायर। तो उसका जो रेडियस है आप जानते हैं कि वो रेडियस तो 2 है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कुछ, ये जो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये आना चाहिए इसको। देखिए ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका बच रहा है 10 बच रहा है, और नीचे 12 है। तो अब आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल करने का काम आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये फाइनली जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ऊपर में 5, नीचे में 6 और सिग्मा, ये आंसर आ रहा है। दिस इज द आंसर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और इसका फॉलोड बाय अ प्रॉब्लम आपने समझा होगा कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं या टू कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, इन बोथ द केसेस जो उनके सरफेसेस हैं, जिस तरीके से उनका रेडियाई है उसके हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे चेंज होगा। तो इनहेरेंट जो रूल है वो ये दोनों फॉलो होता है। ये तो हम लोग बहुत दिन पहले से स्टडी करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उनके मैं नाम भी लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये जो स्फेयर है छोटा वाला, वो तो वैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ए है, ये बी है। उसी ए को और उसी बी को मैंने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया है, और आफ्टर कनेक्टिंग देम, तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर यहाँ पे आता 5/6 सिग्मा। ये सिग्मा थोड़ा ठीक से लिखा होना चाहिए क्योंकि वो भी 6 जैसा लग रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ऐसे सिग्मा ये लिखा हुआ। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं और अभी कुछ थ्योरम्स समझते हैं। जैसे हमने बोला है पहले से, हमने कैलकुलेट किया, आप जानते भी हैं कि एक स्फेरिकल सेल की बात करें अगर हम लोग, है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल सेल की बात करें, ओके, तो इस सेल का जो पोटेंशियल की खाली बात करते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पुरानी बात हो गई। तो पोटेंशियल इसी सरफेस पे आसपास अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना होता है, के क्यू बाई उसका रेडियस होता है। और इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है, ये आप लोग जानते हैं। ओके, और ये कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, बोथ केसेस में यही यही आंसर है आपके पास, दूसरा कोई आंसर नहीं है। ये कंडक्टिंग सेल हो या नॉन कंडक्टिंग सेल हो, सिर्फ चार्ज का स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इट्स ऑल द सेम, पोटेंशियल इतना। लेकिन एक चीज जो हम लोगों ने अभी तक ध्यान में नहीं दिया था, अब अभी जो अगला थ्योरम हम लोग जानने वाले हैं उसके कंटेक्स्ट में ही ये जाना जाता है कि ये जो चार्ज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर के पॉइंट्स के लिए वो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, टोटल चार्ज वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, इन जनरल Q is supposed to be, याद रहे, कभी कभार आईआईटी एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि वो दैट Q इज ए लार्ज वैल्यू, स्मॉल वैल्यू क्या है। तो इन जनरल Q इज सपोज टू बी अ स्मॉल वैल्यू। याद होगा आपको टेस्ट चार्ज का कहानी, याद होगा आपको कि वाई द टेस्ट चार्ज इज सपोज टू बी स्मॉल, वो हम लोग बाद में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन जनरल ये Q जो है इट इज सपोज टू बी स्मॉल। सिमिलरली स्फेयर के, सॉलिड स्फेयर के केस में भी दैट इज सपोज टू बी, चाहे सॉलिड स्फेयर की बात करें यहाँ पे हम, तो उसमें भी जो चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे सॉलिड स्फेयर ड्रॉ ही कर देता हूँ, और ये सपोज कि नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग में ही वेरिएबल आंसर्स आता है ना कि Q, इसको चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे तो पोटेंशियल होता है KQ/R। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं चेंज होते रहता है,
और सेंटर पे तो कितना होता है 3/2 KQ/R होता है सेंटर पे। ये सब वैल्यू आपको एक जनरल एक्सप्रेशन भी दिया था वो पता है 3KQ/R³ इंटू R² माइनस स्मॉल R²। ये सब याद होगा मुझे लगता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको याद रहना चाहिए। हालांकि कभी कभी मुझे भी भूल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर देने पे याद आ जाता है। स्टूडेंट्स को तो जरूर, स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके, टीचर में और स्टूडेंट में यही फर्क है, लिबर्टी है टीचर के पास कि वी आर नॉट गोइंग टू सिट फॉर एग्जामिनेशन। तो वी कैन अफोर्ड कि वी कैन, अगर हम फॉरगेट कर चुके हैं तो फिर भी दो चार बेसिक कॉन्सेप्ट से हम 3-4 मिनट्स में उसको रिकॉल कर सकते हैं। दैट्स सफिशिएंट फॉर अस, बट फॉर स्टूडेंट्स यू मस्ट बी एज शार्प एज, मतलब एकदम आईफोन की तरफ आप शार्प होना चाहिए। आपका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए कि तुरंत रिकॉल किया और तुरंत अप्लाई किया ऐसे। तो इसलिए देखिए जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना आईआईटी एडवांस में भी, मैं बता रहा हूँ कि इवन इन फिजिक्स, जो कि मोस्ट कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, सभी जानते हैं, जो टॉपर बच्चा होता है ना 25-30% चीजें तो उसको याद होती हैं बिल्कुल, उसके हार्ड डिस्क में होती हैं कि बटन प्रेस किया और तुरंत आ जाती हैं। मैथ्स का भी 15-20% तो उसको मैथ्स का भी याद होता है। हालांकि अब उसने कोई रट्टा नहीं लगा होता है, आप भी कोई रट्टा नहीं लगाएंगे, लेकिन उसने प्रैक्टिस किया होता है, थोड़ा मेमोरी के ऊपर प्रेशर दिया होता है, मेमोरी टेक्निक्स यूज किया होता है, माइंड मैप्स यूज किया होता है, मेमोरी मैप्स यूज किया होता है, और ये सब चीज आपको भी जानना चाहिए, आपको भी यूज करना चाहिए। तो मेमोरी में जब तक है ना तभी तक फायदा है, मेमोरी मेमोरी में नहीं है तो दैट बिकम्स यूजलेस। ऑलराइट, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम मैंने नहीं बताया। ओके, सिर्फ एक मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिखा, जैसे कि एजम्पशन जो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने देखिए 7-8 एजम्पशंस होते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। तो उसी तरीके से स्फेरिकल सेल के ऊपर जो भी हमने निकाला था पहले अभी तक, ये एजम्पशन है वहां पे कि Q इज नॉट ए वेरी लार्ज वैल्यू, यहाँ पे भी दिस Q इज नॉट ए वेरी लार्ज वैल्यू। अब हम अगले जो कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं उसमें ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया जाएगा। तो लेट अस फर्स्ट टेक सेल, स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर की बात करते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये स्फेरिकल सेल है, और टास्क क्या है यहाँ पे वो सबसे पहले मेंशन करना जरूरी है। टास्क इज, हम करने क्या जा रहे हैं, टास्क क्या है, फाइंड द फाइंड द सेल्फ potential energy PE of a uniformly charged cell of charge Q and radius कैपिटल R। ओके, ये फाइंड आउट। तो व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी, देखिए अब इसको भी थोड़ा पिछले वाले पेज पे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q फिक्स्ड करके रखा हुआ है, ये है पॉइंट चार्ज फिक्स्ड, और ये रेस्ट पे है, फिक्स्ड है मतलब रेस्ट पे, और यहाँ से एक आप स्मॉल चार्ज Q को लेके आ रहे हैं, मतलब ये लाइन जो शो कर रहा है कि मैं आप उसको लेके आ रहे हैं, और ऑब्वियसली स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं, और आप इसके नज़दीक किसी पॉइंट पे आके पहुंच गए। ओके, तो इस पूरे सिस्टम के लिए मैंने शुरू में भी बताया था कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर वन पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मिनिमम 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स होने चाहिए, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। एक पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके आसपास हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, वी डोंट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो 2 चार्ज पार्टिकल हो गए अगर नियर बाई आसपास हो गए, when there is interaction force between them, so that means ये जो घेरा लगा दिया है मैंने डॉटेड,
that is a system, and the system has some potential energy. The moment you release this small q charge, it will start moving in the away direction, and it will gain kinetic energy. So on what basis it is going to gain kinetic energy? Because it had some potential energy, and that potential energy is getting converted into kinetic energy, and it is moving away from the fixed charge. All right. सो जैसे ही एक पॉइंट चार्ज से दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया, तो देयर हैज टू बी पोटेंशियल. तो इवन इफ अगर हम लोग इसको बोलते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है ना क्यू, वो स्मॉल वैल्यू है, इवन इफ इट इज ए स्मॉल वैल्यू, देन इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. ओके. और हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं किसी स्फेयर का? वी चार्ज एनी बॉडी बिट बाय बिट. मतलब क्या है, आपको मालूम है कि ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिमूवेबल, या ओनली इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल. तो हम, और इलेक्ट्रॉन में क्वांटाइजेशन लागू होता है, तो हम गिनती के इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या इसको दे सकते हैं. तो दैट चार्जिंग प्रोसेस इज वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस. तो अब फिलहाल वो रेस्ट्रिक्शन हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ये स्मॉल वैल्यू है. लेट अस एज्यूम कि ये लार्ज वैल्यू भी हो सकता है. तो इसकी जो चार्जिंग की गई होगी, तो जब चार्जिंग किया गया होगा, तो उसमें दूर से कहीं ना कहीं से बीट बाय बीट आपने चार्ज लाया होगा और इसके ऊपर लोड किया होगा. ऐसा एज्यूम करते हैं कि बीट बाय बीट हमने चार्ज बाहर से ला के एज्यूम किया होगा. तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लीजिए कि ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज क्यू था, स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज इसका कैपिटल क्यू है. तो किसी मोमेंट पे यहाँ पे क्यू चार्ज था, और उसके बाद उसी समय कोई डी क्यू चार्ज लेके आ रहा था, यहाँ पे लेके आ रहा है डी क्यू चार्ज. तो अब इसके ऊपर Q प्लस डी क्यू चार्ज हो जाएगा. लेकिन देखिए, ये जो Q चार्ज ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी उसकी वजह से इसके आसपास, इसके अराउंड सराउंडिंग एरियाज में ऑलरेडी पोटेंशियल है. तो उस पोटेंशियल की वजह से जब आप इस चार्ज को लेके आएंगे, तो वर्क हो रहा होगा. तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा होगा वहां पे. ओके. तो फिर यही हम एज्यूम करते हैं कि लेट Q be the charge on the cell at any moment. किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसके ऊपर जो चार्ज है Q है. एंड dq charge is transferred. वही जो बात अभी मैंने फिगर में बनाया था, उसी को मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया. तो जब इसके ऊपर Q चार्ज है, तो उसकी वजह से इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो वो कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस. ठीक है. और जब डी क्यू चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं, तो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, वो कितना होगा? डी क्यू इंटू डीवी. ये वर्क किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे. हम लोग जानते हैं कि वर्क डन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यू डिवाइडेड बाय आर. इतना वर्क किया जाएगा. तो दिस वर्क इज डी यू, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, डी यू. हम उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं चार्ज को, तो डी यू वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, फिर से थोड़ा रीअरेंज करके, डिवाइडेड बाय आर. अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी while the charge of this sphere is increased from 0 to capital Q, मतलब this Q जो है, ये 0 टू Q डेवलप हो रहा है. तो उस दौरान जो वर्क डन होगा, वही 0 से U हो गया, ये कैपिटल U हो गया, 0 से U, 0 से U हो गया. और इधर आप देखिए किसका डिफरेंट इंटीग्रेशन होने वाला है? उस चार्ज का इंटीग्रेशन होने वाला है. तो दिस इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. तो
इधर तो लेफ्ट हैंड साइड में आप u लिखेंगे, राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे k q square by 2r. So this is the potential energy of the cell. इसको हम लिख सकते हैं q square by 8 pi epsilon naught radius. तो ये इसको बोलते हैं, दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द this is the self energy of the cell. Okay. तो आई होप कि आपके समझ में ये आ गया होगा कि सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेल क्या होता है, हम लोग उसको कैसे निकालते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड इट. अब एक कॉन्सेप्ट और रह रहा था जो हम लोगों ने डिस्कस करना था, और उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब हम लोग उसकी तरफ चले जाएंगे, कैपेसिटर की तरफ. तो आइए उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में. चलिए यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फीयर. ये स्फीयर है और इसका नाम मैं लिख दूं, कॉन्सेप्ट का नाम मैं लिख दूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. टास्क ये है कि फाइंड द सेल्फ एनर्जी of a non-conducting sphere, conducting sphere of uniform charge density, rho and radius. आपको मालूम है रेडियस विल बी इक्वल टू r. तो चलिए रो के टर्म्स में ही निकालते हैं. आप जानते हैं उसको क्यू के टर्म्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज वेल नोन दैट द टोटल चार्ज क्यू अगर है तो जो रो है वो किस तरीके से रिलेटेड है, 4/3 पाई r क्यू. ये तो हम सभी जानते हैं. ओके, तो लेट अस कंसीडर. आप देखिए कि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और हमें इसका सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अभी हम लोगों ने सेल का फाइंड आउट किया, कुछ उसी तरीके का मेथड लगाएंगे. तो इमेजिन करेंगे कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, ये बीट बाय बीट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. मतलब पहले एक पॉइंट रख दिया गया, उसके ऊपर एक हॉलो स्फीयर लाके डाल दिया गया, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर लाके डाल दिया गया, या ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट रखा गया पहले, उसके ऊपर एक सेल चढ़ा दिया गया, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, चौथा सेल. मतलब इस तरीके से हम मान सकते हैं कि इनफाइनाइट सेल लाके उसके ऊपर रखते गए, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा कि एक सॉलिड स्फीयर बन के तैयार हो गया. तो हम सबसे पहले तो ये एस्यूम करते हैं कि इनिशियली एक पर्टिकुलर मोमेंट तक वहां पे एक पहले ये स्फीयर बन चुका है. ओके, सपोज दैट कि ये स्फीयर बन चुका है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और उसके ऊपर हम एक लेयर लेके आ रहे हैं चढ़ाने के लिए. ये लेयर लेके आ रहे हैं चढ़ाने के लिए. बात समझ रहे होंगे आप, बहुत गंभीर बात नहीं है. मतलब दिस इज सो लॉजिकल कि एक तो वहां पे अंदर वाला जो स्फीयर था ना, दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ बाहर वाले को, ये एक स्फीयर था और उसके ऊपर लेयर चढ़ाया जा रहा है. लेयर चढ़ाना आप समझ सकते हैं कि एक स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक हॉलो स्फीयर का लेयर लेके मैं आ रहा हूँ चढ़ाने के लिए.
तो ये मान लीजिए कि जो इंटरनली पहले से ये जो स्फीयर तैयार हो चुका है, जो पहले से तैयार स्फीयर है वहां पे, उसका रेडियस जो है, ये देखिए ये रेडियस आर है, और उसके ऊपर एग्जिस्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू है। ओके, रेडियस उसका स्मॉल आर है, एंड उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो स्मॉल क्यू ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है। फिर फर्दर जो मैं उसके ऊपर एक लेयर लेके आ रहा हूं, ये लेयर छोटा सा, उसका रेडियस डी आर है, मतलब नॉट रेडियस, उसका थिकनेस डी आर लेके आ रहा हूं मैं, और उसका रेडियस तो आर ही माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए वो उसी के ऊपर फिट हो जाने वाला है। तो इस चीज को मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, पिक्चर में थोड़ा वो डिफरेंट दिख रहा है, इस बात को मैं लिख देता हूँ ताकि आपके नोट्स में बढ़िया से रहेगा ये, कि सपोज सपोज sphere of radius r is existing, और वो ब्लैक में दिख रहा है, ब्लैक, एंड सेल of radius r plus delta r is being को ठीक से being uploaded on the existing sphere, ये मैंने लिख दिया वहां पे। चार्जेस उसके ऊपर कितने थे वो सब लिख दिया। तो मैं एक बार फिर से लिखता हूं कि Q का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, रो के टर्म्स में आप जानते हैं कि Q का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो उस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है। ओके, और जो डी क्यू मैं लेके आ रहा हूं, मतलब जो ये ऊपर से एक सेल जो मैं लेके आ रहा हूँ, खोल जो लेके आ रहा हूं मैं उसके ऊपर अपलोड करने में, तो उसमें जो डी क्यू है वो कितना है, 4 पाई r² इंटू डी आर एंड मल्टीप्लाइड बाई रो। अब देखिए ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो खोली मैं लेके आ रहा हूं तो वो उसी के ऊपर फिट होने वाला है, तो इसका इंटरनल रेडियस तो आर ही हुआ, स्मॉल आर, तो इसलिए उसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये उसका टोटल सरफेस एरिया है, एस है ये, और ये उसका थिकनेस है, मतलब टी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसका टोटल वॉल्यूम हो गया, दिस इज टोटल वॉल्यूम, ये उसका वॉल्यूम है, और उसके वॉल्यूम में डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, तो दैट इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय द सेल। तो ये दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सेल विच इज गोइंग टू बी अपलोडेड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, जब इसको लेके हम आ रहे हैं अपलोड करने जा रहे हैं, तो उस टाइम आप देखिए इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है, पहले से जो पोटेंशियल है, मान लेते हैं कि वो डीवी पोटेंशियल है, तो वो कितना है, वो के क्यू डिवाइडेड बाई उसका नीचे का रेडियस, उसका अपना छोटा रेडियस जो है आर, यही पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल को अगर आप चार्ज के टर्म्स में लिखें तो आप लिख सकते हैं दिस इज के क्यू, आर तो नीचे रहेगा, और क्यू की जगह पे देखिए ये 4/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर क्यूब लिखेंगे, और जो रो है वो रो का रो लिखेंगे। तो ये डीवी हो गया। ओके, अब ये आप डी क्यू लेके आ रहे हैं, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू जो होगा इसी डीवी मतलब डी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी क्यू इंटू डी वी होता है। तो ये डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम होते जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ कि दिस इज के बाई आर, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो, और डी क्यू की जगह पे भी देखिए यहाँ से लेके आना है,
तो रो का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए रो को स्क्वायर कर दिया सीधा। और यहाँ भी एक 4 पाई आ रहा है, यहाँ भी एक आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी डी आर आ रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा फिर से रीअरेंज करके लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, आप देखिए। ऊपर जो न्यूमरेटर में आर का पावर 5 होने जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक आर है, तो वो कैंसिल होके आर का पावर 4 करने वाला है। यहाँ भी 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई, बहुत सारा चीज स्क्वायर होने जा रहा है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ k इंटू 4 पाई का स्क्वायर, रो का स्क्वायर, उसके बाद r का पावर 4 एंड इंटू डी आर। देखिए, देख लेते हैं कि इसमें कोई चीज छूट तो नहीं रहा है, ये थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है। एक तो डिवाइडेड बाई 3 नीचे छूट रहा था, वो मैंने लिख दिया। ओके, ठीक है ना। तो ये दिस इज डी डब्ल्यू, अब ये डी डब्ल्यू है भाई, और इसको अगर हम लोग इसी डी दिस डी डब्ल्यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू डी यू, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए, जब आप फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो डी डब्ल्यू और डी यू में माइनस का फर्क होता है, लेकिन देखिए अब आप यहाँ पे खुद पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो dv into dq, that is just, that is not, we are not going to take the negative of this। यही फायदा है, मतलब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, तो सीधा जो वर्क डन है दैट इज द एनर्जी। तो इसका मतलब अगर आप इधर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, प्रॉपर वैल्यूज देके इंटीग्रेट करें, तो एल एच एस तो आपका आ जाने वाला है यू, जो उसका सेल्फ एनर्जी होगा। ये सेल्फ एनर्जी निकालने की बात थी। आर एच एस में जो होने वाला है, अब आप देखिए, जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको तो मैं लिखते जा रहा हूँ। ये 4 पाई का स्क्वायर है, यहाँ पे रो का स्क्वायर है, और जब इसको इंटीग्रेट करके और इधर का जो प्रॉपर, आप जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा, दिस इज 0 टू यू लिख देता हूँ इधर, स्मॉल, ये जीरो स्मॉल आर जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से R तक जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है R का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो दिस इज, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या रो की जगह पे ये वाला जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ऑब्वियसली रो स्क्वायर है यहाँ पे, तो अगर आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस अल्टीमेटली, मैं अपने मेमोरी से लिख रहा हूँ, शायद ये आता है KQ² डिवाइडेड बाई 20, कुछ ऐसा आता है ये, 20 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड रेडियस आ जाता है। क्यों, देखिए ये आर क्यू नीचे डालेंगे आप, और इसका होल स्क्वायर जब करेंगे ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में आर का पावर 6 आ जाएगा, जो कि आर के पावर 5 से कैंसिल होके, और शायद, मतलब इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस वैल्यू को पुट करके आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द सेल्फ एनर्जी, दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फेयर, ऑफ सॉलिड स्फेयर, ये रहा। तो अब हम लोग इसके ऊपर कल एक दो क्वेश्चन कर लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एनर्जी, एंड कहीं भी 2-3 स्फेयर्स हैं तो, तो हम लोग एक नहीं 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद देन वी विल मूव ऑन टू आवर अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस और कैपेसिटर्स, जो कि 2 चैप्टर में आता है। एक तो अपना उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट होता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक बाद में बहुत चल के चैप्टर आएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, दे आर सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, सर्किट के पार्ट्स होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें रजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर्स होता है, आईसी होता है, ट्रांजिस्टर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन एलिमेंट्स। तो जो कैपेसिटर है इसको भी हम लोग पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। इसका अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ इसके गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसको सर्किट्स में यूज किया जाता है। आपके घर में जैसे कोई ट्यूब लाइट लगा होगा, कोई सीएफएल लगा होगा, फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, मोटर चल रहा होगा, हर जगह कैपेसिटर लगना ही लगना है। बिना कैपेसिटर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, मशीन जो है, वो चलता नहीं है। तो देयर हैज टू बी ए कैपेसिटर, तो इसलिए कैपेसिटर को हम लोग
अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये रहा आज का चैप्टर एंड लेक्चर। और अब मैं